देखिए आप सबको ये क्लियर है कि ये जो राणाज हुआ करते थे, जो डाउट्स मुझे लगता है बन सकते हैं उन्हें क्लियर करते हैं। जो राणाज थे ये एक तरह के 1860 से ही प्राइम मिनिस्टर्स थे नेपाल किंगडम के। और ये कौन थे? हेरिडिटरी प्राइम मिनिस्टर। ये क्लियर है कहानी सबको? और अचानक से 1950 में इन्होंने ही क्या कर लिया, सारी सत्ता हथिया ली और राजा को निष्कासित कर दिया। ये सिचुएशन क्लियर है? यहाँ पे कोई जर्क तो नहीं है? सर जो राणा है ये शाह डायनेस्टी के अंडर ही काम करते थे। मैंने वही समझाया। जो रूलर होता है, जो रूलर है वो किंग है, माने आज का प्रेसिडेंट। लेकिन उस किंग की जो काउंसिल होती है, जिसकी सलाह से वो किंग काम करता है, माने कि पूरा राज दरबार। राज दरबार, इस राज दरबार में क्या होते हैं? मंत्रीगण, अलग अलग मंत्री। इन मंत्रियों का एक प्रधानमंत्री भी तो होता है, सबसे सुप्रीम मंत्री, प्रधानमंत्री। ये राणा ये वाले प्रधानमंत्री थे, लेकिन किंग तो किंग ही है। और किंग कौन है? शाह रूलर। किंग शाह रूलर्स हैं, ये राजपूत हैं और ये राणास भी राजपूत हैं। ठीक है, क्लियर बात? तो ये प्राइम मिनिस्टर जो हुआ करते थे ये हेरिडिटरी हुआ करते थे, वंशानुगत। एक प्राइम मिनिस्टर का बच्चा ही आगे प्राइम मिनिस्टर, फिर उसका आगे बच्चा प्राइम मिनिस्टर, उसका आगे बच्चा। मैंने जनता द्वारा चुने हुए प्राइम मिनिस्टर नहीं थे ये। क्लियर है जी बात? उसके बाद आता है बारी, राणास खत्म कर दें तो कौन आ जाएंगे? त्रिभुवन। जब त्रिभुवन आते हैं तो ये किस चीज को सपोर्ट करते हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा जर्क था, उसको ठीक करते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टेब्लिश होती है, और मैंने आपको बताया भी था 1952 में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीएम है। अब ये पीएम पिछले पीएम से अलग है। ये मतलब माने राणा द फिनिश, शाह कंटिन्यू है, शाह कंटिन्यू है। और शाहों के अंदर पीएम भी है। नहीं, ये कौन है? ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीएम है भारत की मदद से। ये बात क्लियर है जी आपको? सिचुएशन यहाँ पे आप चेंज करते हैं। 1955 में ये त्रिभुवन का एंड हो गया। त्रिभुवन खत्म, गद्दी पे बैठा कौन? महेंद्र। और महेंद्र को किस बात की आग थी कि ये लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। तो ये महेंद्र क्या करेगा? देखिए महेंद्र क्या करता है, मैं आपको बताता हूं। अब लोकतंत्र तो नहीं खत्म कर सकता ना सिरे से, सिरे से लोकतंत्र तो खत्म नहीं हो सकता। अब लोकतंत्र नहीं खत्म कर सकता तो डेमोक्रेसी तो रहेगी, लेकिन डेमोक्रेसी की एक फॉर्म है कि जो पार्टी सिस्टम है, पार्टी सिस्टम, पार्टी सिस्टम को खत्म करना है। इसको किसको? महेंद्र को। तो महेंद्र पार्टी सिस्टम को खत्म करने के लिए क्या करता है? महेंद्र उस पार्लियामेंट को खत्म कर देता है। पार्लियामेंट ही खत्म है यदि तो पार्टी सिस्टम तो खत्म हो ही जाएगा। और महेंद्र क्या करता है? पंचायती सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है। तो पंचायती सिस्टम, क्योंकि आपने कभी भी नोटिस किया होगा जो पंचायती चुनाव होते हैं रूरल एरिया में, वहां पे पार्टी का जोर इतना नहीं होता, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स बस। तो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स चुनकर के आएंगे। उन कैंडिडेट्स की क्या औकात है, क्योंकि महेंद्र ने अपनी पावर्स इंक्रीज कर ली है और एक तरह से एब्सोल्यूट मोनार्क की तरफ किया। ये सब ये महेंद्र ने कब किया है? 1960s के दौर में। और अल्टीमेटली महेंद्र कब मर गया? 1972। और 1972 में महेंद्र की डेथ हो गई। अल्टीमेटली कंट्री में फॉर्मेट कौन सा फॉलो हो रहा है अब? पंचायती सिस्टम। त्रिभुवन इज इक्वल टू पार्लियामेंट, महेंद्र इज इक्वल टू पंचायत। ये क्लियर? ये जर्क क्लियर? अब इस चीज को एक बार समझिए। पार्टी सिस्टम क्या खत्म किसको करना है? इसको किसको खत्म किया इसने? इसको समझना जरूरी है। जब राणाज हुआ करते थे, राणा, उन राणाओं के समय से ही भारत में, जैसे भारतीय नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हो गया था, ऐसे ही नेपाल में भी तो मूवमेंट चल रही थी कि मुक्ति चाहिए। तो नेपाल में एनसी का जन्म हो गया था, नेपालीज कांग्रेस। ये क्लियर है जी? जैसे भारत की कांग्रेस में, ये मैं पता कौन सी बातें बता रहा हूँ बच्चे जसप्रीत, ये बता रहा हूँ 1920 से 1950 के बीच में एक नेपाली कांग्रेस का जन्म हो गया था। वहां पे भी जब गांधी जी की मूवमेंट स्ट्रांग हुई थी ना,
गांधी जी की मूवमेंट, वो तो तब गांधी जी की मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नेपाल में भी स्ट्रांग हो गई थी, नेपाली कांग्रेस। डन है जी। अब इसी के साथ साथ जैसे इंडिया की कांग्रेस में एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वाले पर्सन थे जो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म को फॉलो करते हैं, वो पार्टी यहाँ पे साइमल्टेनियसली डेवलप होती है और उसको हम कहते हैं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, दैट इज यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। तो नेपाली कांग्रेस पार्टी यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ये भी डेवलप हो गई, लेकिन अभी तक माओइस्टों का जिक्र नहीं आया, मैंने बात नहीं की उनकी, ये भी डेवलप हो गई। डन है जी। इन दोनों को ही, और ऐसे छोटी छोटी क्षेत्रीय पांच पार्टियां और थी, उनको सबको खत्म करना चाहता था कौन? महेंद्र। महेंद्र इनको क्यों, महेंद्र को क्या लगता था ये किसके साथ गठन है इनका? भारत। और सबसे बड़ी बात, उस समय भारत में बीजेपीओ की सरकारें तो नहीं थी, लेकिन भारत का एक दल ऐसा था जो बहुत ही जबरदस्त वे में राइट विंग का रोल प्ले कर रहा था, कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच कौन थे? आरएसएस वाले, मैंने शुरुआत वाले हिंदू महासभा वो दौर। तो आरएसएस के साथ वहां के राजघरानों के संबंध शुरू से हैं, ये बात क्लियर। इसलिए तो नेपाल एक हिंदू स्टेट डिक्लेयर किया गया था इनके द्वारा। डन कहानी, क्योंकि जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो हिंदू है सारी, और पॉपुलेशन का सपोर्ट तो चाहिए ही, अगर पार्टियों और लोकतांत्रिक ताकतों को खत्म करना तो जनता का समर्थन तो चाहिए, तो उनको प्लीज करने के स्टेट को क्या डिक्लेयर किया हुआ है? हिंदू। ये तब की बात है, अब तो राज्य का रूप ही बदल गया है। ये इतनी बात समझ में आई? इसके बाद अब बात करते हैं 1972 में जब महेंद्र मरा और 1990s तक माहौल बहुत बदल गया। भारत जो है अब ये चाहता है कि लोकतंत्र आना चाहिए। कहाँ पे? नेपाल में। भारत ने ब्लॉकेड भी लगाया वहां पर, और ब्लॉकेड लगाने की वजह से कंडीशंस भी रखी कि यहाँ पर डेमोक्रेसी आनी चाहिए। तो 1990s में अब दो तीन चीजें होंगी, वो क्या? पीरियड आ गया वीरेंद्र तभी से चल रहा है ना, वीरेंद्र का दौर है। और इस टाइम पर अब सबसे पहली चीज क्या होगी? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का जन्म होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की माने त्रिभुवन के समय में खत्म हुई पार्लियामेंट फिर से जन्म लेगी। त्रिभुवन के समय में खत्म हुई पार्लियामेंट फिर से जन्म लेगी। और वो पार्लियामेंट कौन है? एक तरह से उस समय में कौन बने थे? बाबूराम भट्टाराई एक बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है नेपाल के। तो बाबूराम भट्टाराई सरकार यहाँ पर बनती है एक तरह से। तो 1991 में वीरेंद्र के समय में एक पार्लियामेंट रिस्टोर हो गई। दूसरी चीज क्या होती है? वीरेंद्र के समय में ही माओइस्ट ये आते हैं मजबूत होकर के। अब होता क्या है, एक ऐसा वर्ग है जो गांव में फैक्ट्री इंडस्ट्री हर जगह पर घूम करके ये कह रहा है कि जो यहाँ के राजा हैं पहली बात, और यहाँ की जो इंपॉर्टेंट पार्टियां हैं, ये आपकी भलाई कभी नहीं करेंगे। कम्युनिस्ट अब कम्युनिस्ट नहीं रहे, सत्ता भोगी हो गए हैं, सत्ता का फायदा उठाने लगे हैं। जैसे भारत में भी तो कम्युनिस्ट पार्टी है सीपीएम, लेकिन फिर भी माओवादी अलग से हैं जिन्हें नक्सलवादी कहते हैं। उन्हें क्या लगता है कि सीपीएम ने उनको वो नहीं दिया जो देना चाहिए था। तो राजा से त्रस्त, वहां की पार्टियों से त्रस्त। तो अब एक बात देखिए, एग्जिस्ट क्या कर रहा है अब तक? मैं 3 धड़े अलग बनाने जा रहा हूं। किंग एग्जिस्ट कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट कर रही। अब मैं तीसरा ग्रुप इंड्यूस करूंगा। 1996 में बहुत ही भयंकर विद्रोह होता है यहाँ पर, हथियारबद्ध विद्रोह। लोग ये चाहते हैं, कोई है ना बात, लोग ये हैं कि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर ऐसा लगा था, लोग ये चाहते थे कि हथियारबद्ध विद्रोह हो, सत्ता से उतार के फेंक दिया जाए राजा को, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको सत्ता में आने ना दिया जाए, सीधा सीधा निर्णय निकाला जाए और इमीडिएटली अभी के अभी फुल रिपब्लिक स्टेब्लिश की जाए। नो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फुल रिपब्लिक। ये बात माओइस्ट करते थे। और ये माओइस्टों को किसने प्रमोट किया? आर्मी में एक बंदे के द्वारा किया गया रिबेल, एक आर्मी अफसर के द्वारा। और उस रिबेलियन को हम कहते हैं पुष्पा कमल दहल। तो उसने ये जो अपना रूप दिखाया तो उसका नाम रखा गया प्रचंड। तो उसने कहा कि प्रचंड रेवोल्यूशन चाहिए, तो पुष्पा कमल दहल इजिकल टू प्रचंड। और इसको एक बात और कहते हैं द फॉर्मर रिबेलियन। अक्सर इसके लिए ऐसा वर्ड यूज होता है, रिबेलियन। अब इसने क्या किया? बहुत भयंकर विद्रोह यहाँ पे कर दिया। अब एक धड़ा इंट्रोड्यूस हो गया, माओइस्ट। इसको एमओ कहते हैं। तो ये भी कौन है? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एमओ। ये अभी नहीं बनी है,
बनाएंगे, अभी पार्टी नहीं बनी है, अभी सिर्फ एक नाम है माओइस्ट। तो ये मार्कर भी खत्म है। जो माओइस्ट हैं ये क्या कर रहे हैं, सिस्टम चल रहा है, इतने में एक घटना हो जाती है, पैलेस कॉन्स्पिरेसी 2001। 2001 में पैलेस में क्या होता है, एक बड़े से पैलेस के रूम के अंदर ऐसी स्टोरी ऑफिशियल, क्योंकि ऑफिशियल स्टोरी तो ज्ञानेंद्र के हवाले से, यानी ज्ञानेंद्र ने सत्ता ले ली, ऑफिशियल स्टोरी है कि राजा बीरेंद्र ने अपने हाथ में स्टेन गन लेकर के परिवार के सारे लोगों को गोली मारी, क्योंकि दारू बहुत पी थी, फिर खुद को भी मार ली और मर गए। ये तो है ऑफिशियल स्टोरी आज दिन तक, जो सारी दुनिया पढ़ती है। अंदरूनी कहानियां दो थी, ज्ञानेंद्र ने दूसरा स्टोरी ये प्रमोट कर दी इनसाइडर के द्वारा कि दीपेंद्र ने ऐसा कर दिया। तीसरी स्टोरी जो असली स्टोरी है ज्ञानेंद्र की स्टोरी है। क्यों? क्योंकि माना यह जाता है कि उसी कक्ष में ज्ञानेंद्र की पत्नी और उसके 2 बच्चे भी थे, उनको कुछ नहीं हुआ। अगर वो पी के गोलियां ही चला रहा था स्टेन गन से तो वो भी मरने चाहिए थे, तो ज्ञानेंद्र ने छोड़ा ही किसी को नहीं, ज्ञानेंद्र ने बंदे सारे उड़ा दिए, इसलिए लोगों का शक इसके साथ था। तो अब अल्टीमेटली गद्दी पे बैठा है ज्ञानेंद्र, लेकिन राजघराने में हुए इस कांड की वजह से अब कुछ हो गया है। वो क्या हो गया है, माओइस्टों ने जम करके इस बात को उठाला कि अब ये सब हो रहा है राजघराने में, सत्ता के भूखे हैं ये, यहाँ से साफ पता लगता है। जो अपना परिवार मार गए वो आपको कहां से छोड़ेंगे। माओइस्टों की पकड़ मजबूत होने लगी। पॉलिटिकल पार्टियां इस मुद्दे को अच्छे से बुना नहीं पाई, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों पर माओइस्टों ने आरोप लगाया कि जब तुम्हें क्लियर पता था कि ज्ञानेंद्र ने सब कुछ किया है, तुमने एकदम से सत्ता क्यों नहीं हथिया ली लोगों की भलाई के लिए। पॉलिटिकल पार्टियों को इल्जाम लगाया गया कि बिक गए, राजघराने के साथ संबंध बना करके कॉम्प्रोमाइज कर गया आपके लोकतंत्र के साथ। तो कुल मिलाकर के अब होता क्या है, एक सिस्टम क्रिएट होता है यहाँ पर, पर्टिकुलरली नेपाल में। ये मैं 2001 से 2006 के बीच का दौर बता रहा हूँ। किंग को 20% लोगों की सपोर्ट, यूएमएल 40%, माओइस्ट लिटरली 40%। माओइस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग ग्राउंड पे आ गए हैं अब यूएमएल के साथ। किंग की इंपॉर्टेंस देखो कितनी कम हो गई। अब बात आती है 2005 की। 2005 तक जब ज्ञानेंद्र के अत्याचार बहुत बढ़ने लगे और उसने फिर से एक बार वही कदम उठाया कि पॉलिटिकल पार्टियां मैं खत्म करूंगा, इनको मैं उड़ाऊंगा, ये बहुत तंग कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, 2005 में इनको बोला माओवादियों को, आप आइए, आप अभी के अभी अपना सारा विद्रोह रोकिए, आपको एक पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट किया जाएगा, और पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट होने के बाद आपको मेन स्ट्रीम में लाके आपके साथ मिलकर के आगे बढ़ा जाएगा। आप भी नेपाल चाहते हो, भला चाहते हो, मैं भी नेपाल चाहता हूँ, भला चाहता हूँ। उस समय पुष्पा कमल दहल यानी कि प्रचंड ने एक मांग रखी थी कि जब भी नई सरकार बनेगी तो मेरे जो 18,000 ये रिबेल हैं, इन सभी के सभी 18,000 लोगों को आप नेपाल की मेन आर्मी में लेके आओगे, पहली बात। और इन दिनों में जितने भी क्राइम इनके द्वारा हुए हैं वो सारे क्राइम आप माफ करोगे। ये एक मांग उन्होंने रख दी उस टाइम पर। ये मांग आगे क्या करेगी वो समझाऊंगा, पहले ये समझ आया। 2005 में ये बन जाती है नेपाली कांग्रेस पार्टी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल और नेपाली कांग्रेस। ये 3 चीजें हो गई जी। तो अब ये 3 चीजें जब यहाँ पर एस्टेब्लिश हो जाती हैं तो होता क्या है, 2006 में खत्म कर दी जाती है पूरी तरह से किंगडम फिनिश। 2006 से 7 और 2007 से 8 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए चुनाव का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है। मई 2008 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, संविधान बनाने वाली सभा, और ये वादा करती है कि 2 साल में संविधान देंगे, जैसा भारत में हुआ था 1946 में संविधान सभा बनी, और जब तक भारत में चुनाव नहीं हो गए यही संविधान सभा देश की सरकार का काम भी कर रही थी। यहाँ पे भी वही हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है और यही सरकार का काम भी कर रही है। तो अल्टीमेटली 2 पोस्ट क्रिएट होती हैं। पहला प्रेसिडेंट की पोस्ट, तो मई में संविधान सभा बनती है, जुलाई में पहले रिपब्लिक राष्ट्रपति मिलते हैं, किसको, ये नेपाल को, रामवरण यादव। तो ये राष्ट्रपति बनते हैं डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में आने के बाद, अभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया, इंस्टीट्यूशन में। और अगस्त 2008 में प्रधानमंत्री बनते हैं पुष्पा कमल दहल, पीएम प्रचंड। देश को संविधान सभा भी मिल गई, देश को राष्ट्रपति भी मिल गया, देश को प्रधानमंत्री भी मिल गया। अब तो बहुत अच्छे से काम चलना चाहिए, लेकिन होता क्या है, कि जैसे ही
मई 2009 आता है तो पुष्पा कमल दहल का इशू हो जाता है नेपाल आर्मी चीफ के साथ। इशू क्या है? पुष्पा कमल दहल वहां के राष्ट्रपति को कह रहे हैं कि इस आर्मी चीफ को सैक करो। वो कहता है नहीं करेंगे। इशू क्या है? पुष्पा कमल दहल के द्वारा रखा गया ट्रीटी का वो पॉइंट कि मेरे 18,000 सैनिक सेना में भर्ती किए जाएंगे। और नेपाल आर्मी की खासियत है, गोरखा रेजिमेंट आप जानते हैं वर्ल्ड की हाईली एफिशिएंट और ऑर्गेनाइज्ड आर्मी है। उसका कहना था कि किसी भी वे में इस तरह के इनडिसिप्लिन्ड वार क्रिमिनल्स, इन लोगों को मैं आर्मी में नहीं ले सकता, नॉट पॉसिबल। प्रचंड को लगा कि ये तो धोखा है। प्रचंड इस मुद्दे पर स्टेप डाउन कर गया। प्रचंड प्रधानमंत्री पद छोड़ गया। उसके बाद रिपीटेडली 2, 3, 4 प्रधानमंत्री बने, सब गिरते रहे बारी के बारी, कोई टिक नहीं पाया। फाइनली 2010 का समय है, 2 साल हो गए, संविधान देना था। प्रधानमंत्री इतने बदल गए 1 साल के अंदर, तो संविधान कहां से देना है? ये टाइम है मई 2010, संविधान देने का टाइम है। लेकिन यहाँ पर गद्दी पर फिर से आए बाबूराम भट्टाराई, और बाबूराम भट्टाराई ने कहा कि ये तो काम खराब है, इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। पहले तो उन्होंने 2 ईयर का एक्सटेंशन पीरियड ले लिया कि 2 साल और दीजिए संविधान बनाने के लिए, मई 2012 में देंगे। सारे कहते ओके। दूसरी बात, उन्होंने 2 चीजें बनाई। आर्मी तो है ही है, उन्होंने एक पैरामिलिट्री फोर्स बना दी। पैरामिलिट्री फोर्स कि 3,000, 18,000 में से 3,000 को उठा के डालेंगे आर्मी में, ये लायक है हर टेस्ट के बाद, और बाकी 15,000 को सिखा सुखू के सब कुछ करके पैरामिलिट्री फोर्स में डाल देंगे, मतलब इन्हें इंक्लूड कर लेंगे हम। इस बात पर कंसेंसस बन गया, सारे सहमत हो गए। संविधान बनाने की बात चली। थोड़ा ही समय आगे चला, इनके द्वारा उत्पात मचाए जाने लग गए, क्योंकि आर्मी बनने के लायक तो ये है नहीं थे। आर्मी बनने के बाद पोजीशन मिल गई, अपने गांव में जाके हड़कंप करने लगे। बंदूक जो दी थी सरकार ने, तो जिससे पंगा बड़ा बंदे डाले ठा ठा। सरकार कह रही, मतलब लोग कह रहे हैं मतलब सेना वाले हैं या कौन है ये, आते हैं मतलब उड़ा के चले जाते हैं। तो फिर वो आर्मी चीफ ने कहा, कहते मैंने कहा था, कुछ सोच के ही कहा था। अल्टीमेटली फिर से नेता बदल गए, फिर प्रधानमंत्री बदल गए, लोगों का विश्वास ही उठ गया, और मई 2012 तक भी संविधान नहीं दे पाए। संविधान तो बना ही नहीं। तो संविधान जब नहीं पाए तो मई 2012 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फेल, और 2013 में बनती है एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कब बनती है? नवंबर 2013 में एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इसने फिर टारगेट लिया है 2 साल में संविधान देंगे। फिर वही प्रधानमंत्री बन ही नहीं रही है, किसी में बदल रहे हैं धड़ाधड़। लेकिन ऐसे में घटना हो जाती है, अप्रैल 2015 में भूकंप आता है। जब भूकंप आता है ना, तो भूकंप आने के बाद जब दोबारा से इन्हें रिफॉर्मेशन कंट्री करनी है, इन्हें इतनी बात समझ आ गई कि यार ये रिफॉर्मेशन तो जल्दी से जल्दी करनी होगी। ये तब तक नहीं हो सकती जब तक संविधान नहीं होगा, क्योंकि कोई मुल्क मदद भी तभी करेंगे और देश में ऑर्गेनाइज वे में काम भी तब इन्होंने गोली की तरह उस भूकंप के बाद सबक लेकर के फटाफट अप्रैल में हुआ, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, आनन फानन में संविधान पास कर दिया। सितंबर में संविधान लागू, सितंबर 2015 में। और उसके बाद मधेसी कांड। अब संविधान पास होगा तो पास किए हुए संविधान में दिए हुए प्रोसेस के अकॉर्डिंग इलेक्शन होंगे, और जो इलेक्शन होंगे तो पहली सरकार मिलेगी। तो 2017 नवंबर दिसंबर में चुनाव होने थे नेपाल में, और वो चुनाव हुए। ठीक है, तो चुनाव हुए, अभी चुनाव हुए थे पीछे अभी नेपाल में, तो उनके नतीजे भी आपको बता देते हैं और सारा सिस्टम भी समझा देते हैं। ये सारा जो आप पढ़ रहे हो ना, आपको कंपैरेटिव एनालिसिस आ सकता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेपाल एंड द इंडिया, कंपैरेटिव एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो आई विल कंपैरेटिवली एनालाइज द सिचुएशन। ओके, काफी सारे जर्क काज कंज्यूम हो गए इसी में ना। इसने पकड़ लिया पल्ला नेपाली कांग्रेस का। ये तो मैंने डाउट्स में उस दिन समझाया था, वैसे अगर ध्यान दिया। मैं समझाता हूं आप लोगों को, इधर देखो कंसेप्ट समझिए। नवंबर दिसंबर में चुनाव होते हैं, किसी को भी क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिलती, नेपाली कांग्रेस, यूएमएल और माओइस्ट। लेकिन इसमें 2 ऑल इन ऑल मेजोरिटी पार्टियां निकल के आती हैं, यूएमएल और माओइस्ट। तो ऐसा कहा जाता है कि चाइना के कहने पर पहली बार ऐसा होता है कि कम्युनिस्टों की 2 ऑपोजिट एंड ने हाथ मिलाया। इस समय नेपाल में सरकार किसकी है? यूएमएल एंड माओइस्टों की कोलिशन गवर्नमेंट। ये कभी नहीं भूलना, मिलीजुली सरकार है, कोलिशन गवर्नमेंट ऑफ यूएमएल प्लस एमओ माओइस्ट, इनकी सरकार है जी। इसको समझिए, ये समझ में आया? अब क्या होता है, इनकी मिलीजुली सरकार है, इस समय कोलिशन सरकार है। ठीक है जी। इन्होंने पहले क्या किया, शेर बहादुर देउबा को बनाया प्रधानमंत्री, फिर केपी शर्मा ओली को बना दिया। ठीक है, प्रेजेंट केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देउबा को पहले बनाया, और देउबा ही भारत आए थे।
देवभाई भारत आए थे, जो सारी देवबा की कहानियां मैंने बताई उस दिन। अब सिचुएशन क्या हो गई है, संविधान की बात करें तो इन्होंने बड़े नायाब सिस्टम अपनाए हैं। हम अपने देश में क्या फॉलो करते हैं, पहले तो देखते हैं। ये वहां की पार्लियामेंट है, ठीक है जी। अब इस पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, एक तो लोअर हाउस है, एक अपर हाउस है। लोअर हाउस अपर हाउस ऐसा नहीं होता कि एक सीढ़ियां चढ़ के ऊपर एक नीचे है, ठीक है। तो लोअर हाउस और नीचला और ऊपरला, नीचे वाले को क्या कहते हैं, HOR। ये लोग क्या कहते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इनका लोअर हाउस क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इनका अपर हाउस क्या है, नेशनल असेंबली। अपर हाउस को ये कहते हैं नेशनल असेंबली। ये क्लियर है जी आपको। अब इसमें मेन बात क्या है, देखिए सिस्टम कैसे होगा, लोग चुने कैसे जाएंगे। लोअर हाउस में भारत में लोकसभा के चुनाव कैसे होते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, FPTP। ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट क्या होता है, ये लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट लगे होते थे ना, माने ये वो बंबू है डंडा, ये गाड़ दिया, जिसको फर्स्ट पास्ट कर जाएगा वो जीत जाएगा। माने मान लो 100 लोगों ने वोट डाला, मान लो 100 ने वोट डाला, एक को मिला 50, एक को 25, एक को 25, ये 50 वाला जो है ये क्या बनाएगा, नेता। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जो पोस्ट माने मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन नहीं होती कि इतना गेन करना ही करना है। जितना वोट पोल हुआ है उसमें जितने लोग दौड़े हैं उनमें से जो सबसे पहले रस्सी छू गया वो जीत गया। रस्सी क्या है, वो लकीर की जितने वोट डाले हैं उनका मेजोरिटी। डन। माने अगर दो ही पार्टियां होती, एक 51 और एक 49 भी ले जाता, तो ये फर्स्ट द पास द पोस्ट हुआ है, पोस्ट पहले इसने पास कर लिया उससे, तो ये जीत गया। अब इसमें ये मैंने नहीं रखेगा कि मिनिमम लिमिट रखी गई थी कि 60% वोटें लेनी ही लेनी है, ये तो 51 पे ही रुक गया, चलो चुनाव दोबारा हो, ऐसा नहीं। 100 में से 61 लेनी है, किसी को भी 61 नहीं मिली, नो इलेक्शन, नो नॉट वैलिड, री इलेक्शन, ऐसा नहीं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। तभी तो बार बार कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री फर्स्ट पास्ट द पोस्ट से बने हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि देश के सभी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कौन सा स्पेशल मेजोरिटी लेके बने हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है जी, ये हो गया काम। तो अब इन्होंने क्या किया है, ये जो लोग हैं ये वाले 275 सीटें हैं टोटल, 275 सीटें हैं इसकी लोअर हाउस की, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की। इसमें से 165 सीटें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट है और बाकी 110 सीटें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होंगी। माने 60% फर्स्ट पास द पोस्ट, 40% प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। माने वो फुल्ली इंश्योर कर देना चाहते हैं कि हमारा जो नेता चुना गया है हर वे में चुना गया, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर पॉपुलेशन किसी के फेवर में मेजोरिटी है, जैसे देश में कोई जनसंख्या मेजोरिटी में है, तो वो प्रॉपर नेता नहीं जिता सकती है। क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या हो जाता है, आपको एक बैलेट पेपर दिया गया है, आपको प्रेफरेंसेस उस पर मार्क करनी है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, और आपकी प्रेफरेंस जो है वो शिफ्ट होती जाएगी अगले बंदे को, नेक्स्ट पर्सन को। ये एक दिन समझाएंगे। ऐसे में जो पर्सन चुना जाता है वो एब्सोल्यूट ही चुना जाता है। तो माने कम से कम 40 लोग ऐसे होंगे जो एब्सोल्यूट चुने जाएंगे और 60 लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट पास द पोस्ट के थ्रू आएंगे। तो इन्होंने मिक्स सिस्टम ऑफ इलेक्शन रखा है, ये यूनिक बात है। इंडिया में ये है नो, पहली बात। डन। दूसरी बात बड़ी जबरदस्त, हमारे देश का प्रधानमंत्री बनता है उस पार्टी से जिस पार्टी को मेजोरिटी सीटें लोकसभा में मिलती है। इनका प्रधानमंत्री बनेगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और नेशनल असेंबली दोनों को मिला करके जो मेजोरिटी में है उसका। डन। दोनों में मिला के जो मेजोरिटी में है उसका, ये डन हो गया। तीसरी बात, हमारे देश का राष्ट्रपति बनता है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों के द्वारा, चुने हुए सदस्य, इलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। इनका राष्ट्रपति बनेगा इनकी प्रोविंशियल असेंबलीज, विधानसभाएं, इनकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, नेशनल असेंबली के सभी सदस्यों के द्वारा, सभी सदस्यों के द्वारा। क्योंकि ये फॉर्मूला कौन सा फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट प्लस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिक्स, सभी के द्वारा। इनके अपर हाउस में यानी कि नेशनल असेंबली में 59 सीटें होंगी और उस 59 सीट में से 56
इलेक्टेड होंगे, 3 नॉमिनेटेड होंगे वहां के राष्ट्रपति के द्वारा, और वो जो 56 इलेक्टेड होंगे वो 56 इलेक्ट होंगे किसके थ्रू? इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू, जैसे सिलेक्शन होता है। ये सारी बातें समझ में आई, ये सारा चीज क्लियर हुई। अब यहां पर एक चीज समझने का प्रयास कीजिए। मैंने पॉलिटिकल प्रोसेस आपको क्लियर कर दिया, इसमें आप क्लियरली इंडिया के साथ डिफरेंस भी एस्टेब्लिश कर लेंगे, कंपेरेटिव कर लेंगे। दूसरा सबसे भयंकर डिफरेंस, यहां पर सेंट्रल पार्लियामेंट, प्रोविंशियल असेंबलीज, पंचायत, तीनों स्तर की सरकारों में, ऑल द 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में 1/3 रिजर्वेशन है वुमेन को, 1/3 रिजर्वेशन है वुमेन को। भारत में केवल पंचायतों में 1/3 रिजर्वेशन है वुमेन को, विधानसभाओं में और लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं, सिर्फ और सिर्फ पंचायतों में। यहाँ पे तीनों में ही, पार्लियामेंट में भी, विधानसभा में भी, पंचायतों में भी। क्लियर? ये डिफरेंस हो गया। ये डिफरेंस हो गया। इसके बाद राइट्स, ये बड़े जबरदस्त राइट्स आपको पूछे जा सकते हैं, ये कि किस कंट्री ने फंडामेंटल राइट में ये राइट डाला है। तो ये राइट्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं फंडामेंटल राइट की बात कर रहा हूं, और ये बड़े खतरनाक होते हैं। फंडामेंटल राइट में इंडिया में कौन सा राइट नहीं है जिनका है? राइट टू फूड, राइट टू फूड इन्होंने फंडामेंटल राइट में डाला है, और हमने राइट टू फूड एक्ट के थ्रू लेकर के आए हैं, और वो भी किन के लिए? जो बिलो पॉवर्टी लाइन है और जो मार्जिनली अबव पॉवर्टी लाइन है, सभी के लिए नहीं है। इनका राइट टू फूड फंडामेंटल राइट है, हमारा राइट टू फूड लीगल राइट है, एंटाइटलमेंट है लेकिन लीगल है। और डिफरेंस दोनों में क्या है? इसके लिए सीधा आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकते हो रिट पिटीशन के थ्रू, लीगल राइट के थ्रू आपको एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन के थ्रू जाना होगा, आपको नीचे से ऊपर बढ़ना होगा। सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर के दरवाजा खटखटा नहीं सकते, ये बहुत बड़ा अंतर होता है। लीगल में आपको लिटरली केस फाइल करना है, और रिट पिटीशन में आपको कुछ भी नहीं खर्चा लगता है, आप रिट पिटीशन के थ्रू आगे बढ़ जाते हैं। जैसे जब भी आंसर की गलत हो जाती है, जो कुछ आप मुंह उठा के सुन नहीं देते, रेट लाती, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सुनवाइयां हो रही हैं लिटरली, और अगर नॉर्मल कोई लीगल केस पड़ा हो थाने का और जाना पड़ जाए हाई कोर्ट, बंदा खत्म हो जाता है पूरा। समझ आई बात? तो दूसरा, राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, दिस इज माइंड ब्लोइंग राइट। राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन माने अगर आपको लगता है कि किसी फैक्ट्री से या किसी से नदी, जंगल, भूमि गंदी हो रही है, तो ये आपका राइट है कि आप अपना प्रोटेक्शन करें एनवायरमेंट डिग्रेडेशन से। दिस इज योर फंडामेंटल राइट। यू कैन गो टू द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यू कैन हॉल्ट द प्रोजेक्ट, यू कैन हॉल्ट द प्रोजेक्ट। दिस इज माइंड ब्लोइंग कि किस कंट्री ने फंडामेंटल राइट बना दिया एनवायरमेंट राइट को? नेपाल। ये कभी मत भूलना, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी डालता है। सेकंड एस्पेक्ट, ये राइट हो गया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का राइट इन्होंने डाला है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का राइट हमारा भी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। और अब अगली बात पे आते हैं, कंपैरेटिव में भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे खास बात क्या हुई? साइमल्टेनियस इलेक्शंस, साइमल्टेनियस इलेक्शंस फॉर द प्रोविंशियल असेंबली एंड फॉर द पार्लियामेंट। राज्य और केंद्र के लिए एक ही बार, एक ही दिन आप गए पोलिंग बूथ पे, आपको 2 पर्चे पकड़ाए गए, एक राज्य के लिए, केंद्र के लिए, ऑन द स्पॉट आपने इलेक्शन कर दिया। वर्ल्ड की 300 ऑर्गेनाइजेशंस ने आकर के ऑब्जर्वेशन की इलेक्शन वाले दिन। सभी की सभी ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट आती है कि 100% फुल प्रूफ इलेक्शन हुआ है नेपाल में, कोई सिंगल एलिगेशन नहीं है। भारत में एक बाजार, एक शिक्षा नीति, एक चुनाव, ऐसा कहा जा रहा है ना कि केंद्र के और राज्य के चुनाव एक साथ होने चाहिए। अभी नरेंद्र मोदी ने जी न्यूज में भी आके बोला एक्सक्लूसिवली। इंडिया के लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग केस स्टडी है कि कैसे कर गया नेपाल बिना किसी पंगे के इलेक्शन कंडक्ट, एक ही बार में दोनों के। तो इंडिया यहां से केस स्टडी ले सकता है। इट इज अ लर्निंग एग्जाम्पल फॉर द इंडिया। और अगर नेपाल में ये हुआ है तो इंडिया में भी ये हो सकता है, इतनी टर्बुलेंट कंट्री में हुआ है तो इंडिया में भी ये हो सकता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो सारे, ये हो गए टेक्निकल, वो सारे मुद्दे जो मैंने बताया, चाइना का वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसका वेस्टेड इंटरेस्ट, वो सारा पहले की रिकॉर्डिंग में हुआ। अभी एक बात थोड़ी सी चर्चा करते हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। मधेसी क्या कह रहे हैं कि हमें 2 कंसोलिडेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी दे दो आप,
पहली बात, और उसको ऑटोनोमस रीजन बना दो। आज की डेट में बहुत बड़े पैमाने पर मधेसियों का मुद्दा क्या है, भारत के साथ नेपाल के संबंध क्यों इंपॉर्टेंट है, नेपाल का तराई का इलाका सारा तर होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि डूबता चला जा रहा है, वेट होता चला जा रहा है। ऐसे में भारत के साथ संबंध बनाने पड़ेंगे। वेट क्यों होता चला जा रहा है? भारत के द्वारा अपने एरियाज में डैम और बाकी प्रोजेक्ट जो बनाए जा रहे हैं, इसकी वजह से पानी पीछे रुकता चला जा रहा है, रिवर्स में फ्री फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा। तो भारत के साथ नेपाल को संबंध तो घनिष्ठ रखने ही पड़ेंगे अगर तराई के इलाके को बचाना चाहता है। क्यों? क्योंकि नेपाल जहां पर, जैसे जापान 75% माउंटेनियस है, ऐसे नेपाल भी तो 65% माउंटेनियस है। तो नेपाल जो माउंटेनियस स्टेट है, उसके लिए ग्रेनरी कहां से, ग्रेन स्टोर उसका कौन है? तराई का इलाका। तराई बर्बाद हो गया तो नेपाल ही बर्बाद हो जाएगा। तो अगर तराई को प्रोटेक्ट करना चाहते हो आप, तो आपको फिर पीछे रिवर्स को रोकना होगा, बराज बनाने होंगे। और अगर पीछे रिवर्स को बराज बनाते हो, रोकते हो, तो बहुत बड़े पैमाने पर वहां से लोगों का विस्थापन होगा, माइग्रेशन होगा। और जब वहां से लोगों का विस्थापन होगा तो मधेसी अगर ऑटोनोमस रीजन बन जाएंगे तो वहां के लोग फिर जाएंगे किधर? जगह किधर मिलेगी, लैंड किधर मिलेगा? तो हिल एलीट का कहना यह है कि ये मधेसियों की मांग हम इसलिए नहीं मान सकते हैं कि मधेश राज्य का विकास करना है, तराई का राज्य विकास करना है। एक मधेश, एक प्रदेश अगर हो जाएगा कल को, तो तराई का भला करने के चक्कर में जो पहाड़ बर्बाद होंगे और उनके घर गांव मवेशी चले जाएंगे, उनको फिर बसाएंगे कहाँ? ये तो एक ही नेपाल में दो नेपाल हो जाएंगे, पहली बात। दूसरा, उन्हें क्या नजर आता है? उनका कहना है कि अगर हमने यहाँ की लड़की को वहां के लड़के से विवाह करने के बाद सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन दी, अगर उस पर हम उसको अधिकार देते हैं कि कल को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ऐसे पद ग्रहण कर सकता है, आर्मी चीफ, सोवरेनिटी पे हम है, एमएलए बने, एमपी बने, हमारी गवर्नमेंट जॉब्स में आ जाए, सेना में आ जाए, लेकिन उस पोस्ट पे नहीं जा सकता। लेकिन ये की पोजीशंस पे अगर हमने किया तो क्या कंडीशन है कि कल को तराई बांग्लादेश नहीं बन जाएगा? कौन कहता है? क्योंकि 51% जनसंख्या तो होल्ड करके बैठे हुए हैं। कल को ये कह सकते हैं कि एलीट पावर के द्वारा हमारा दमन हो रहा है। तो अगर वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान टूट सकता है इंडिया की मदद से, तो कल को नेपाल से मधेश क्यों नहीं टूट सकता है? एक मधेश एक प्रदेश। और क्यों? क्योंकि कल्चरली दोनों असिमिलेटेड हैं। शुरुआत के समय से ही अगर देखें तो नेपाल की दोनों कम्युनिटियां हिंदू हैं, दोनों का जो धर्म है वो सेम है, लेकिन दोनों का कल्चर, सोसाइटी और एथनिक्सिटी बहुत डिफरेंट है। एक टोटल माउंटेनियस कल्चर है, जैसे आज आप अगर चले जाएं लद्दाख के लोग या बहुत से लोग तो बुद्ध मानेंगे और हिंदू धर्म मानेंगे, लेकिन उनका आपके यहाँ के लोगों से रहन सहन जमीनी तौर पे बहुत अलग है। तीसरा तर्क वो ये देते हैं कि शुरुआत के दिनों से ही, अब सारी कहानी शुरू कहां से होती है? शुरुआत के दिनों से ही जो मधेसी लोग हैं, गंगा यमुना दोआब में जो किंगडम्स हुई हैं, गंगा के इलाके में जो किंगडम्स हुई हैं, ये उनके राजघरानों में सेवाएं देते रहे हैं और इसलिए कल्चरली पूरी तरह से उनसे जुड़े हुए हैं। बाद में इन्हें नेपाल के राजाओं के द्वारा बुलाया गया क्योंकि एक्सपर्ट थे, क्योंकि गंगा के राजघराने हर्षवर्धन के टाइम से कन्नौज का साम्राज्य जब बना था तब से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इतने स्किल्ड लोग हैं, इतने आर्टिजन लोग हैं वहां पर, खतरनाक। अवध की परंपरा इसलिए तो विकसित हुई। अवध की संस्कृति आज पूरे वर्ल्ड में क्यों जानी जाती है? अवध का टेक्सटाइल का काम, चिकन का काम, ये सारे काम ये पूरी दुनिया में जाने जाते हैं क्योंकि मुसलमानों को अवध में कारीगर मिले एक से एक भयंकर। लखनऊ, यूपी की भूमि, बिहार की भूमि के कारीगर एक से एक हैं पुराने समय से। तभी तो सारे भव्य मंदिर, किले, ये सब पहले पुराने समय में वहां पे निर्माण हुए हैं। तो मुद्दे की बात यह है, उनका कहना है कि हमने जब इन्हें बुलाया यहाँ पर काम करने के लिए, रहे ये वहां के राजघरानाओं में है, अल्टीमेटली अब यहाँ पर आ चुके हैं, नेचुरलाइज सिटीजन तो ये यहाँ के हो गए हैं, बट कंसेप्ट ये है कि इन्होंने हमेशा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किए हैं इंडियंस के साथ, और मैरिटल रिलेशनशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। पुराने समय से, हाँ, पुराने समय से ही एक राजा किसी दूसरे राज्य से मैत्री संबंध बनाने के लिए वैवाहिक संबंध बनाता था, मैट्रिमोनियल अलायंसेस। तो वो ये कहते हैं कि इनका मैट्रिमोनियल अलायंस ऑलरेडी है तुम्हारे साथ, तो कल को तुम और ये मिलेंगे नहीं, इस बात की गारंटी क्या है? तो हमें अपनी कंट्री को भी प्रोटेक्ट करना है, इस वजह से हमने ये सारे सिस्टम एस्टेब्लिश किए हैं। लेकिन जहां पर आप इतने बड़े बड़े अधिकार दे रहे हैं, अमेरिका और बाकी कंट्रियों से पे आगे जा रहे हैं, समाज के ऐसे वर्ग को जिसको कभी किसी ने वोटिंग राइट नहीं दिया, किसी ने जॉब में नहीं दिया, आपने उन सबको अधिकार दे दिए। तो ऐसे में इतने विकसित संविधान की बात करते हुए आप इन सब तर्कों को देकर के एक कम्युनिटी को अपने देश का होने के बावजूद अलग नहीं कर सकते हो। भारत का तर्क ये है। मुद्दे की बात यह है कि अगर आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि उन दिनों के दौरान जो ब्लॉकेड होता है, क्या वो ब्लॉकेड भारत के द्वारा था या मधेसियों के द्वारा था? आप आंसर क्या करेंगे?
नेपाल के बॉर्डर में या नेपाल में कोई दिक्कत होती है, इंडिया को वो जो स्पिल ओवर इफेक्ट की बात हो रही है, स्पिल ओवर इफेक्ट किस किस डायमेंशन में हो सकता है ये स्पिल ओवर इफेक्ट? इंडिया के लिए चिंता का सबब भारतीय विदेश मंत्रालय किस बिना पर ये चीखे मारता रहा कि 7 सूत्री प्रोग्राम मैंने जो भेजा है इस पर सोचो। भेजना तो बनता नहीं था, लेकिन इंडिया ने किस आधार पर वो 7 सूत्री प्रोग्राम भेजा, 7 सूत्री चार्टर भेजा? बेसिस क्या दिया, उसके कारण क्या थे? इंडिया के लिए चिंता का विषय क्यों था ये? सबसे पहली बात, 2 ग्रुप इंडल्ज है उसमें, एक पहाड़ी एक मैदानी। मैदानी ग्रुप जो एथनिकली बिहार यूपी में बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, उनके लड़के भी आए हैं उधर और बेटियां भी आई हैं। वहां के घरों में एक मरेगा तो वो यहाँ की सरकार को पकड़ करके यहाँ पे 2-2 मारेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले तो ये मैंने हमारी इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। दूसरा, इलाके के लगभग सेना में है, हमारी फॉरेन, हमारा बॉर्डर, हमारी डिफेंस बहुत लंबे समय तक चलता है। तो अल्टीमेटली है तो वो नेपाली नेटिव ना, नेपाल के ही नागरिक हैं, तनख्वाह वहां भेजते हैं, रिटायरमेंट के बाद वहां जाके घर बनाते हैं, पेंशन वहां जाते हैं, उनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। अल्टीमेटली उनकी लॉयल्टी तो अपने पहाड़ों के साथ और इन चीजों के साथ होगी। तो इंडिया को अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो इंडिया में स्ट्रेटेजिकल एरियाज में वर्किंग है ये लोग। दूसरा, बहुत ही स्ट्रेटेजिकल स्टेट्स जो बॉर्डर शेयर करते हैं ऑलमोस्ट भूटान के साथ, नेपाल के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट उत्तराखंड की थारू प्रजाति उत्तराखंड बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ। और अगर इन स्टेटों की बात करें तो सीधा सीधा हम स्ट्रेटेजिकली हार्म हो रहे हैं, क्योंकि हमारे सेंसिटिव बॉर्डर तो इन्हीं के थ्रू शेयर हो रहे हैं और चाइना ऑलवेज चढ़ाई करने को रहता है। तो ऐसे में इंडिया का तर्क ये है कि हम ज्यादा दिन तक ये बियर नहीं कर सकते। ये तो हो गया इंडिया के सर्कमस्टांस में। दूसरा, अगर नेपाल ज्यादा दिन तक टर्बुलेंट रहेगा तो इसका बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या है कि नेपाल की सत्ता पर उन तत्वों का, उन एलिमेंट्स का आना लाजमी फिर हो जाता है जिसको चाइना समर्थन कर रहा है। ये भी भारत के लिए बहुत गलत है, क्योंकि एक एजिटेशन को, एक प्रोग्राम को ज्यादा समय तक लीड करने के लिए पैसा चाहिए, और एक समय ऐसा आएगा कि जो वहां की राजनीतिक पार्टी कोई भी मैक्सिमम फुटेज अचीव करने के लिए मैक्सिमम टाइम तक टिकना चाहेगी उस लॉक जैम में। जो ज्यादा देर तक टिकना चाहेगी वो ज्यादा बड़ी ताकतों की मदद लेना चाहेगा, और जिसको ज्यादा बड़ा समर्थन मिल गया वो सत्ता हासिल कर जाएगा। और ये भारत के लिए बहुत नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़े पैमाने पर ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और अदर क्रिमिनल्स इंडिया के जो भारत से भाग करके नेपाल में छुप जाते हैं और फिर वहां से नेपाल का पासपोर्ट और वीजा लेकर के विदेश यात्रा कर लेते हैं, फॉरेन चले जाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू था कि इंडिया अपने क्रिमिनल्स को सेफ हेवन नहीं प्रोवाइड करना चाहता था इस टर्बुलेंट माहौल के दौरान वहां पर, और इंडिया उस कंट्री को ज्यादा दिन टर्बुलेंट नहीं होने देना चाहता। चाइना और पाकिस्तान के साथ शेयर करती है प्रॉक्सिमिटी। समझ आ रही है बात? तो अदरवाइज इंडिया पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। और इंडिया के इंटरनल एलिमेंट्स लाइक द नक्सलाइट्स ये पूरा फैले हुए हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के इलाके में, और ये बेल्ट नेपाल की कॉन्टिन्यूटी में ही है सारा। तो अगर ज्यादा दिन तक दिक्कत रहती है नेपाल में तो हमारा नक्सलाइट प्रभावित होगा। क्यों? हथियार फ्रीली इंडिया में एंटर होंगे, और हथियारों का जखीरा अगर एंटर होगा तो इन 3 स्टेट में फिर टर्बुलेंस। और ये 3 स्टेट स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? बांग्लादेश से भी बॉर्डर शेयर करते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंसेप्ट ये है, इंडिया के बड़े सारे तर्क थे, बड़े सारी रीजनिंग थी जिसके लिए वो वरिड था, तो उसने 7 सूत्री प्रोग्राम भेजे। और बेसिस क्या दिया लोकतंत्र का? पहला बेसिक्स क्या दिया कि आप अगर एक ह्यूमन राइट की फॉर्म में एवोल्यूशन कर रहे हो, इस समय लेस्बियन को मौका दे रहे हो, होमोसेक्सुअल को मौका दे रहे हो, सबको दे रहे हो, तो ह्यूमन राइट्स के बेसिस पर हम ये भेज रहे हैं, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल और वैल्यूज के बेसिस पर हम ये भेज रहे हैं, एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल नॉर्म्स की जिसकी जितनी जनसंख्या है उसे उतने अधिकार दो, जिसको जैसे सिटीजनशिप के राइट देने चाहिए वैसे दो, इक्वल राइट टू वुमेन एंड इक्वल राइट टू द मैन, किसी को वांछित नहीं रख सकते हो आप। तो कुल मिलाकर के ये दिए इंडिया ने। एजेंडा वो था इंडिया का जो मैंने पहले बोला। डिफरेंस होता है दोनों में, एजेंडा कुछ है, बेसिस कुछ दे रहे हैं, है ना? क्योंकि वो ये नहीं कह सकते इंडिया को कि आप हम पर ब्लेम कर रहे हो कि हम यहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, हम यहाँ से ड्रग्स दे रहे हैं, हम पाकिस्तान को अपनी जमीन इस्तेमाल करने दे रहे हैं। माओवादी सीधा सीधा कह सकते हैं, मतलब सीधा सीधा हम पे ब्लेम लगा रहे हो कि हम तुम्हारे